नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। पहलगाम एक ऐसा मसला जिस पर लगातार सरकार जो है वो चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, देश के वो लोग जो अभी भी हिम्मत कर पा रहे हैं सवाल पूछने की, क्योंकि जो कोई भी सवाल पूछ रहा है उसको देशद्रोही की कैटेगरी में डाला जा रहा है कि आप ऐसे वक्त में भी सवाल पूछ रहे हैं। वो ये सब पूछ रहे हैं कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आपने ये माना कि चूक हुई, लेकिन आप क्या किसी की जिम्मेदारी तय करेंगे? क्या किसी का इस्तीफा होगा? ये सवाल अब 22 तारीख से लेकर और अब तक जस का तस बना हुआ है, क्योंकि इसका जवाब अभी भी नहीं मिला है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कहाँ हैं? क्योंकि एक बार हमने उनको देखा था जब वो बिहार पहुंचे थे, और इस हमले के फौरन बाद ही हमने देखा कि बिहार में चुनावी रैली वो करते हुए नजर आए और वहां से बिहार की धरती से वो कड़ा संदेश दे रहे थे। उसके बाद भी हम लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी एक तरह से इस पूरे मामले पर नदारद नजर आ रहे हैं। मन की बात वो करते हुए नजर आते हैं। मन की बात में वो फिर से पहलगाम के मामले पर अपनी सांत्वना पेश करने और आतंकवाद पर गहरा प्रहार करने की बात करते हैं, लेकिन जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उसका जवाब अभी भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे वक्त में अब कांग्रेस ने एक तरफ जहां ये कहा है कि अनकंडीशनल वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है और ये कह रहे हैं कि सरकार जो भी कड़े से कड़ा कदम उठाएगी उस पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, उनके साथ है। वो ये सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो पूरा का पूरा रवैया है नरेंद्र मोदी का, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले सुनवाना चाहूंगी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। सुनिए आप पहले जरा उनको। हमारे देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच छाती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। तो प्रधानमंत्री का और बीजेपी का ये एटीट्यूड है। सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं, बिहार में चुनावी रैली करने पहुंच जाते हैं, 56 इंच की बात करते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया है कि आखिर प्लान क्या है। पहलगाम पर आखिर क्या करने जा रही है सरकार, क्या है उसकी प्लानिंग। कम से कम आप अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सही बात है कि आप वहां मत बताइए, लेकिन आप विपक्षी पार्टियों को तो अपने कॉन्फिडेंस में लेकर जब वो सर्वदलीय बैठक बुलाई वहां नदारद रहे, आप उनको तो बता सकते हैं, ताकि अगर आपको किसी तरह का कोई साथ चाहिए हो तो वो साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि बीजेपी क्या करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा शुरू से ही, चाहे वो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो या दूसरे विपक्ष के नेता हो, सबका एक स्वर में ये कहना है कि हम सरकार के साथ हैं और पाकिस्तान को इस बार आर पार और पाकिस्तान के को लेकर जो कड़े से कड़े कदम है वो उठाए जाने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती हुई नजर आ रही है। रविशंकर प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो मणिशंकर अय्यर से लेकर रॉबर्ट वाड्रा से लेकर सिद्धारमैया और कांग्रेस के दूसरे नेताओं से लेकर कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और वही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए उनके दिए गए बयानों को पाकिस्तानी मीडिया हाथों हाथ ले रहा है। और ऐसे वक्त में
जब देश को एकजुट होकर एकजुटता का मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहिए कि हम आपसी मतभेद भुलाकर देश जो है वो एक साथ खड़ा है। विपक्ष तो ये मैसेज दे रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ऐसे में भी किस तरह की ओछी राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है कि अभी भी उसे कांग्रेस को कोसने, कांग्रेस को देशद्रोही करार देने, उनके बयानों को दूसरे तरीके से पेश करने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है। इतने सेंसिटिव टाइम में जब 27 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तब मोदी बिहार में जाकर चुनावी रैली कर रहे हैं और दूसरे उनके नेता देखिए किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सुनिए आप रविशंकर प्रसाद को। मित्रों, हमें 2-3 सवाल खड़े करने हैं। क्या राहुल जी और खड़गे साहब, आपका अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं है क्या? या आपने एक प्रोफार्मा कह दिया कि देश को एक होना चाहिए और बाकी लोगों को छूट दे दी गई है कि जो चाहे बोलते रहो? और ये जरा भी सोच नहीं है कि ये सारे वक्तव्य पाकिस्तान में इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है, मीडिया कैंपेन हो रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। तो क्या आपके पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और आप क्या कर रहे हैं? क्या सिद्धारमैया से कोई पूछताछ की गई? क्या बाकी लोगों को कहा गया पब्लिकली माफी मांगो? किसी को कोई वार्निंग दी गई या बोलना ठीक नहीं है? कुछ नहीं, सब फ्री फॉर ऑल है। ये ठीक नहीं है। रविशंकर प्रसाद को मीडिया के सामने आकर ये बताना चाहिए था, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें ब्रीफिंग देनी चाहिए थी कि सरकार आगे क्या करने जा रही है, क्या है उसके स्ट्रैटेजिक प्लान, क्या वो करने जा रही है। ये सब तो नहीं, लेकिन ऐसे वक्त में भी उन्हें फुर्सत है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और देशभक्ति का सर्टिफिकेट वो बांट रहे हैं, जो लगातार बीजेपी करती रही है। बीजेपी हमेशा ये दिखाती रही है कि एक पार्टी का मतलब पूरा देश है और वो दूसरी पार्टियों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट जो है वो बांट रही है। ऐसे वक्त में भी जब विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, मीडिया का भी काम है सरकार से सवाल पूछना, वो सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम ऐसे वक्त में सरकार के साथ हैं, वो जो कदम उठाएगी हम उसके साथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि बीजेपी किस तरह की ओछी राजनीति इतने सेंसिटिव टाइम में भी करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है आप देखिए, देश कैसे दो हिस्सों में बटा हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। एक वो लोग हैं जो लगातार ऐसे वक्त में भी अपने देश के लोगों पर ही निशाना साध रहे हैं, उनको ही देशद्रोही बनाने में लगे हुए हैं। मुसलमानों के जो गरीब रेहड़ी वाले हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनके खिलाफ एक कैंपेन पूरा चलाया जा रहा है। मीडिया अपनी सस्ती टीआरपी के लिए पूरे तरीके से साथ देता हुआ नजर आ रहा है। वॉर रूम्स उन्होंने बनाए हुए हैं, वो चाहते हैं बस किसी भी तरीके से वॉर हो जाए और उनके बस में हो। तब तक उन्होंने 2-3 बार वॉर करा दी होती, लेकिन सरकार क्या करने जा रही है, अभी सरकार ने ये नहीं कहा है। ऐसे वक्त में जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, उनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे लग रहे हैं। आपको पता है, लोक गायिका हैं नेहा सिंह राठौर, वो लगातार सवाल पूछ रही है जब से ये हमला हुआ है और अब उनको लेकर एक पूरा कैंपेन तो सोशल मीडिया पर चलाया ही गया है, लेकिन देशद्रोह के मुकदमे से लेकर एफआईआर सब कुछ उन पर कर दी गई है। उसके बाद भी उन्होंने किस तरह के सवाल उठाए हैं, मैं एक बार आपको सुनवाना चाहूंगी नेहा सिंह को। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं
क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। तो आपने सुन लिया नेहा सिंह राठौर को, अब बेखौफ होकर अभी भी उस तरह की तमाम बातें कर रही हैं और आप उनकी ज्यादातर बातों से आप उन अग्री करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि क्या ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं था कि वो इतने घंटों तक जंगलों से चलकर आतंकवादी जो हैं वो बैसरन घाटी पहुंच जाते हैं, वहां पर न पुलिस होती है न सेना के जवान होते हैं, वो ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं मासूम निर्दोष लोगों पर चलाते हैं और बेकसूर लोगों की जान ले लेते हैं। अब तक जिम्मेदारी नहीं तय की गई है, ये बात बार बार कहने की जरूरत है क्योंकि सिर्फ बयानबाजियां हो रही हैं इधर से उधर और अभी भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, अभी भी देशभक्ति और देशद्रोही के सर्टिफिकेट जो है वो बांटे जा रहे हैं, लेकिन असल सवालों से आपको पूरी तरीके से भटकाया जा रहा है। ऐसे वक्त में कुछ अभी भी लोग हैं इस देश में, या मैं कहूं ज्यादातर लोग अभी ऐसे हैं इस देश में जो न सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं बल्कि कैसे इस मुश्किल घड़ी में देश को बांध कर रखा जाए, कश्मीरियों का साथ दिया जाए, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें कश्मीरियों का कोई दोष नहीं था। वो तो लगातार सामने आकर ये बता रहे हैं कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। अतुल कुलकर्णी हैं, नेता हैं, माफ कीजिएगा अभिनेता हैं, आपने उनको कई फिल्मों में अदाकारी करते हुए आपने देखा होगा, बेहतरीन अदाकार हैं वो फिलहाल पहलगांव पहुंचे हुए हैं और वहां से लगातार मीडिया से बात करके बहुत खूबसूरत मैसेज उन्होंने दिया है जो तमाम देशवासियों तक पहुंचाने की और पहुंचने की बहुत जरूरत है। सुनिए आप जरा। जो मैंने पढ़ी कि 90% बुकिंग्स जो हैं वो बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं यहाँ पे, तो मुझे लगा कि ये जो संदेश है जो आतंकवादी हैं वो संदेश क्या देना चाहते हैं हमें। वो ये संदेश दे रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे कश्मीर में आइएगा मत, वही तो संदेश दे रहे हैं वो टूरिस्ट को। तो मैंने कहा कि भाई ये तो नहीं होगा, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा देश है, हम तो आएंगे भाई, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। यही तो जवाब मुझे लगता है देना चाहिए। ये जो विचारधारा है कि आप यहाँ मत आइए, उसको यही जवाब है कि हम तो आएंगे। मुझे लगा कि ये संदेश मैं मुंबई में बैठ के तो नहीं दे सकता, मुझे यहाँ आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई मैं आया हूँ, आप भी आइए। तो मुझे लगता है कि क्या है ना, टूरिज्म एक आर्थिक उसमें कारण तो है ही, मतलब एक फाइनेंशियल उसमें जो भी नुकसान होता है वो तो है ही, लेकिन टूरिज्म क्या करता है, वो लोगों को एक दूसरे से मिलवाता है। कश्मीर के लोग कैसे हैं, कश्मीरियत क्या है, कश्मीर की मेहमान नवाजी क्या है, ये सारा हिंदुस्तान कैसे जानेगा, जब यहाँ आएगा तभी तो ना जानेगा। तो मेरे ख्याल से जब आप प्यार लेके आते हैं, जब आप मुस्कान आपके चेहरे पर लेके आते हैं, समस्या का हल तभी निकलता है। शासन प्रशासन जो कर रहा है वो बिल्कुल बखूबी ठीक कर रहा है, वो मतलब हम सब लोग जानते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं उनके बदौलत। तो उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, हमें यहाँ आना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। जब आपने तो यहाँ पर सीधे तौर पर मैसेज दिया है अतुल कुलकर्णी ने, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर लोगों को आना चाहिए और जो आतंकवादियों का मकसद था कि देश में वो दरार डालें, ये बताने की कोशिश करें कि यहाँ इस कश्मीर में आप ना आए, उस सबको नाकाम करने की पूरी तरीके से कोशिश करनी चाहिए और उसको प्रमोट करने के लिए एक तरह से वो वहां पर पहुंचे हैं। देखिए कितना खूबसूरत उन्होंने वहां से मैसेज दिया है। दूसरी तरफ जो राइट विंगर्स हैं, बीजेपी IT सेल के लोग हैं, वो किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में भी क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, वो सब आपके सामने है। लेकिन सवाल अभी भी उठ रहा है कि 22 तारीख से लेकर आज तक सरकार या नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, क्या कदम उठाने जा रहे हैं। आज बड़ी बड़ी हेडलाइन से बताई गई कि राजनाथ सिंह ने मुलाकात की है नरेंद्र मोदी से, 40 मिनट तक की मुलाकात रही है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ है और क्या वो सामने निकल कर नहीं आया कि इस मुलाकात के बाद क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या किया जाएगा। दूसरी तरफ पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था
कि भाई ये मसला तो जो है इन दोनों देशों के बीच का है, वो दोनों देशों के नेताओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपस में बैठकर सुलझाने का मामला, यानी कि उन्होंने एक तरह से पार्ट नहीं लिया और ये साफ तौर पे कह दिया कि भैया आपका अपना मसला है, सुलझाइए, तो हजारों साल पुराना मसला है। यानी कि अगर भारत ये तय करता है कि हम पाकिस्तान के साथ वॉर के लिए जा रहे हैं, तो ये अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बता दिया है कि वो उसका साथ देते हुए नजर नहीं आएंगे। ये सीधे तौर पर कह दिया है और ये कह दिया है कि आपका मसला है। दूसरी तरफ चीन की, क्योंकि चीन हमारा दूसरा पड़ोसी है, चीन भी पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने सीधे तौर पर, चीन के जो विदेश मंत्री, उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से उन्होंने आपस में बातचीत की है और पाकिस्तान ये एक तरह से पूरी कोशिश अभी कर रहा है कि इस मामले को हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच ना करके बल्कि इसको ये अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाए। और उसने कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साफ तौर पर यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समिति से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसका साथ देता हुआ चीन नजर आ रहा है। चीन ने भी ये कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो सवाल ये उठ रहा है कि एक पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान, जिसके साथ एक जंग जैसे हालात बने हुए हैं, दूसरा पड़ोसी चीन, वो पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक देश के तौर पर, उस वहां हिंदुस्तान कहां खड़ा हुआ है और आगे वो क्या करने जा रहा है, ये बड़ा मसला है। और ये सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं राहुल गांधी को एक्टिव होता हुआ। राहुल गांधी कश्मीर गए, नरेंद्र मोदी कश्मीर नहीं गए। राहुल गांधी ने जो जख्मी थे उनसे मुलाकात की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने, जब वो गए ही नहीं तो जाहिर सी बात है उन्होंने मुलाकात नहीं की। लगातार आप ये देख रहे होंगे कि राहुल गांधी, चाहे सर्वदलीय बैठक हो, CWC हो, कश्मीर जाना हो, मुलाकात करनी हो, हर तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार वो करते हुए नजर आ रहे हैं जो एक नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से नदारद, ये सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है। और अब ये मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, लोगों की तरफ से ये मांग की गई विपक्ष की तरफ से कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाए ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज दे सके कि हम इस मुश्किल घड़ी में एकजुट हैं, एक साथ हैं, ये पूरी दुनिया को मैसेज जाए। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी पर देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है और उसको एक तरह से अभी भी इनडायरेक्ट वे में सही पाकिस्तान परस्त और देश द्रोह की तरफ जाता हुआ वो बता रही है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, दो खास मेहमान हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को लेकर आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट और विदेश मामलों के जानकार अमरीश मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। मैं शुरुआत सिद्धार्थ जी आपसे करूं, फिर अमरीश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो भूमिका मैंने यहाँ पर रखी है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? ऐसे वक्त में जब विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस एक स्वर में ये बोल रही है कि हम इस मुश्किल घड़ी में सरकार जो कदम उठाएगी उसके साथ है, ये मसला जो है वो देश का है, देश के ऊपर हमला हुआ है, और दूसरी तरफ जो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? और सवाल तो ये भी उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी है कहाँ? बिहार और मन की बात, लेकिन जहां उन्हें एक्शन में होना चाहिए वहां तो वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। जी, बुशरा जी, होता यह है कि किसी भी तरह की एक घटना घटती है तो अलग अलग राजनीतिक दल में जो लोग रहते हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इस तरह की देश को हिलाने वाली जब घटना होती है तो सबसे मुख्य बात यह हो जाती है कि जनता की भावना क्या है, कुछ नेताओं की भावना क्या है, वो नेता क्या वक्तव्य दे रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन जनता क्या चाह रही है। तो हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, जनता का मूड देखते हैं, तो दो चार चीजें बिल्कुल स्पष्ट आ रही है कि पूरा देश आज एकमत है इतनी बड़ी घटना के बाद कि पाकिस्तान पर और आतंकवाद पर भारत सरकार ठोस कदम कब उठाने वाली है। सब इंतजार में है और पूरा समर्थन भी है। इसका एक उदाहरण भी पेश हो चुका है जब सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने मिलकर केंद्र सरकार को कहा आप कोई भी कदम उठाइए, ठोस कदम, हम उसका समर्थन करते हैं। इसका मतलब जनता आज इंतजार कर रही है कि आतंकवाद पर, उसके आकाओं पर, ये पूरा का पूरा आतंकवाद का जो इकोसिस्टम है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उस पर भारत सरकार निर्णायक ठोस कदम कब उठाएगी, लोग इसके इंतजार में हैं। लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं
सवाल ये उठ रहा है कि आपने पंजाब का अटारी बॉर्डर तो बंद कर दिया, व्यापार बंद हो जाना चाहिए दुश्मन देश से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत से बहुत कुछ व्यापार बंदरगाह के जरिए, गुजरात के बंदरगाह से भी तो कराची बंदरगाह व्यापार होता है, उसको भी कब बंद किया जाएगा? जनता के मन में एक सवाल है और मेरे ख्याल से वाजिब है। दूसरा सवाल यह है जनता के मन में कि सरकार एक तरफ अगर वो कह रही है कि हमसे सुरक्षा में चूक हुई, तो इस तरह की एक जांच कब बैठेगी और वो कितने दिनों में वो जांच बताएगी कि ये सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी हमारे सरकार के किस अधिकारी पर या किस मंत्री पर या किस ऑफिसर के ऊपर है? किसी न किसी की, अगर सरकार कह रही है कि सुरक्षा में चूक हो गई तो वो जिम्मेदारी ले चुकी है। अब वो जिम्मेदारी किसके ऊपर डालेगी, उसकी जांच कब तक होगी और कब शुरू होने वाली है, इस पर भी सरकार मौन है। लोगों को इसका भी जवाब चाहिए। तीसरी बात और बहुत गंभीर बात है ये कि लोगों का ये मानना है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि पहलगाम में जो आतंकवादी आए, उन्होंने धार्मिक रूप से लोगों को चिन्हित करके उनकी हत्याएं की। इसका मतलब है हिंदू मुस्लिम वैमनस्य को बढ़ाना, दुश्मनी को बढ़ाना उन आतंकवादियों का उद्देश्य था। तो ये जो पाकिस्तान का एजेंडा है कि भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में दुश्मनी बढ़ जाए, इस एजेंडा को भारत में जो जो हवा दे रहे हैं, वो चाहे व्यक्ति हो, सोशल मीडिया हैंडल हो, जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में द्वेष को बढ़ा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान का एजेंडा है। इस एजेंडा को भारत में जो लोग बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ, उन सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ भारत सरकार क्या कदम उठा रही है और कब उठाने वाली है, बहुत प्रमुख बात है। अगली बात यह है कि जय शाह जी एक व्यक्ति हैं, दुबई में वो पाकिस्तान के आफरीदी और शोएब अख्तर के साथ हंसते खेलते हैं और उन्हीं के पापा जी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अगर बोलते हैं तब तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, हितों का टकराव हो जाता है। आईसीसी के पास बीसीसीआई से, मतलब भारत से 4,000 करोड़ सालाना आईसीसी को पैसा जाता है, उसमें से आईसीसी 276 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देता है। अभी तक आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने यह नहीं कहा है कि भारत से आने वाले 276 करोड़ रुपए को हम पाकिस्तान जाने से रोकेंगे। एक तरफ तो आपको रोकना चाहिए, वो आप रोक नहीं रहे हैं। दूसरे तरफ आपके उनके पिताजी बहुत बड़े चाणक्य तो हैं, लेकिन लोगों का यह मानना है कि राजनीतिक चाणक्य की जरूरत अभी कम है और भारत को एक फुल टाइम होम मिनिस्टर की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि उनको सुरक्षा देनी है और जो होम मिनिस्टर होगा उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। और पांचवी बहुत गंभीर बात है, 19 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री जी, कश्मीर का उनका दौरा था। वो एक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने वाले थे जो कश्मीर से भारत को जोड़ने वाला था। अंतिम मौके पर वो यात्रा उनकी रद्द हो गई। क्या ये इसलिए रद्द हुई कि भारत सरकार के पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि प्रधानमंत्री जी की वहां सुरक्षा को खतरा है? अगर वो नहीं भी था तो ये अब स्वाभाविक है कि अगर प्रधानमंत्री जी 19 अप्रैल को जाने वाले थे कश्मीर, तो विशेष सुरक्षा व्यवस्था तो वहां थी ही। इसका मतलब बहुत सारे सुरक्षा बल थे। जब कश्मीर में भारत के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, आपकी ज्यादा सुरक्षा बल वहां पर थे, तो ऐसा कैसे हो गया कि जहां पर 2000 सैलानी थे वहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं था? हजारों सैलानियों के बीच में दर्जन भर अगर पुलिस नहीं थी और उसी समय भारत के प्रधानमंत्री का वहां पर दौरा था और वो अंतिम समय में रद्द हो गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहां से इनपुट मिला? ऐसा क्यों हुआ? कि क्या भारत सरकार को इस तरह का कोई इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है? क्या इसीलिए उनका दौरा रद्द हुआ? और अगर नहीं रद्द हुआ उस कारण से, तो उतने ज्यादा जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष बल वहां पर मौजूद थे, उनमें से कुछ बल पहलगाम में क्यों नहीं मौजूद थे? इसीलिए ये सब सवाल बिल्कुल अब लोगों के जहन में है। इसमें अलग अलग राजनीतिक दल के नेता कुछ भी कहें, ये अब बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की सामान्य जनता, और ये सर्वदलीय बैठक में बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और सभी दल मिलके किसी चीज का क्या कहते हैं, यूनानिमसली समर्थन करें, सब लोग मिलके किसी चीज का समर्थन किए हैं। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार को अब वो जो ठोस कदम हैं, पाकिस्तान को और आतंकवाद की कमर तोड़ने की जो कदम उठाने हैं, बात बहुत हो चुकी है, अब कदम उठाने का समय है। इस देश के लोग इंतजार में हैं कि वो कदम कब उठाया जाएगा। बाकी अलग अलग नेता अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेटमेंट देते रहते हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि समीक्षक के नाते मैं जो जनता के बीच में जाता हूं और जनता की भावनाएं हैं वो मैंने आपके माध्यम से बता दिया।
जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अब अमरीश जी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बहुत हो गया जो भी आप कर रहे हैं, आपने भाषणबाज़ियाँ कर ली, आप बार-बार ये कह रहे हैं कि भई आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, सबक सिखा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा पाकिस्तान। अच्छी बात है, ये आप सब कुछ करिए, लेकिन फिर आप लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कदम कब उठाया जाएगा? अब जब कदम उठाने की बात होती है तो हेडलाइंस आती हैं कि भई राजनाथ सिंह से 40 मिनट तक मुलाकात की है। सवाल ये उठ रहा है कि 22 तारीख से अब आकर क्यों प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है? उसके फौरन बाद उन्होंने क्यों नहीं की थी? दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर देश को ये आश्वासन देना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं, आप भरोसा रखिए हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो वाकई में इस बार आर या पार होगा, आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। तो आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर उनके नेताओं को, उनके बयानों को सामने रखकर आप ये कह रहे हैं उनको पाकिस्तान परस्त और देशद्रोही बताने की आप पूरी की पूरी कवायद आप कर रहे हैं ऐसे वक्त में जब वो अनकंडीशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सब को? और वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनको कैसे देशद्रोही बताया जा रहा है, वो भी आप देख रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि आप किसको देशद्रोही कहेंगे? क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं बद्रीनाथ के, उनको देशद्रोही कहेंगे? उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि जो अपने को चौकीदार कहते हैं, जब चौकीदार की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो कहाँ थे? सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे सीधा हमला शंकराचार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि धर्म गुरुओं का काम है राजनेताओं को, जब वो राजनेता गलत दिशा में जाएं तो उनको वो रास्ता दिखाएं। उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि मीडिया ऐसी बातें कर रहा है, पाकिस्तान प्यासा रह जाएगा, नदियां हम रोक देंगे, नदी का पानी रोक देंगे, बूंद बूंद को तरस जाएगा पाकिस्तान। अरे भाई ये बताओ, उन्होंने खुद कहा कि हमने विशेषज्ञों से बात की, विशेषज्ञों ने कहा कि वो तो आप छोड़ दीजिए, कितना पैसा लगेगा पानी रोकने में, अगर अभी से काम शुरू किया जाए तो कम से कम 20-25 साल लगेंगे। अरे भाई, यू आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग सेवरल डैम्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप, मतलब उसका जो मटेरियल है उसका, ये दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो पानी रोक सके। इट डजंट एग्जिस्ट। तो ये जो पूरी बात है पानी रोकने की, ये फर्जी बात है और लोग इसको देखिए समझ रहे हैं। सरकार जो है, अभी रविशंकर प्रसाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इतनी ज्यादा फास्टिकल है कि मैं बता नहीं सकता हूं। इस समय सड़क पे आदमी पूछ रहा है कि उस दिन बैसरान में उस दिन सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे, ये बताइए ना आप। तो अच्छा, उसके बाद आपने अभी तक किया क्या है, अब उस पर आप सुन लीजिए। सरकार का आज बयान आया है कि हमने 4 बार जो आतंकवादी बैसरान में जिन लोगों ने मारा था, 4 बार उनसे मुठभेड़ हो चुकी है और 1 बार फायर का एक्सचेंज हुआ है। 4 बार मुठभेड़ हो चुकी है, अब ये बड़ी बात है। 4 बार मुठभेड़ हो चुकी है और 1 बार फायर का एक्सचेंज हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में अभी कुछ घंटे पहले ये खबर आई। अब आप बताओ कि ये 4 बार संपर्क हो चुका है, मतलब एक्चुअली मुठभेड़ का मतलब उनका संपर्क से था कि हम 4 बार उनको ट्रेस कर पाए, 1 बार गोली भी चली। देखिए, इस तरह की बातें, एक तो ये समझ में आता कि एक तरफ आप कायदे से अभी आपने उनको आइडेंटिफाई तक नहीं किया है, आपने जो स्केचेस जारी किए वो कितने स्केची हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। उसके बाद आप कश्मीर में घर पे घर गिराए चले जा रहे हैं। आप 2 घर से शुरू हुए, उसके बाद 11 घरों तक पहुंच गए। कितने वहां पर लोग गिरफ्तार किए गए। चलिए, हमने मान लिया कि ये अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, इसमें गवर्नमेंट पे हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे वो कुछ कर रही है, लोगों को डिटेन कर रही है, ये कर रही है, हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, हमने मान लिया इस बात। लेकिन उसके साथ ये तो एक पूरी बात, ये कोई नहीं रोक पाएगा जब लोग ये पूछेंगे कि इन सारी चीजों से जो आप कर रहे हैं आप करिए। 370 के बाद भी लोगों ने पूरी छूट दी थी कि आप करिए, और उन्होंने किया जो किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए ये रिजल्ट है, शांति आ गई। और उसके बाद हमको पता चला कि पुलवामा की कहानी दूसरी थी, खुद इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, और उसके बाद अब ये बैसरान हम देख रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है आप करो, लेकिन उसके बाद ये तो बताओ कि इस पूरे कार्रवाई से आतंकवादियों का क्या मतलब है? कश्मीरियों को पनिशमेंट देना है कि आतंकवादियों को पनिशमेंट देना? इसको तो एक क्लियर करो। भारत के मुसलमानों को पनिशमेंट देना है कि आतंकवादियों को पनिशमेंट देना है?
इसमें भी क्लैरिटी लाओ। खुद ये सरकार कह चुकी है कितनी बार कि हम जो है किसी एक धर्म को, जो भारत में मुसलमान रहते हैं वो वफादार हैं, वो नेशनलिस्ट है, हालांकि उनको बार बार प्रूव करना पड़ता है और एक दूसरी धारा चलाई जाती है, वो भी हम खेल समझ रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं ऑफिशियली तो कम से कम वो ये मानते हैं ना, तो फिर आप क्यों इस तरह का माहौल बनने दे रहे हो देश में? अच्छा ठीक है, चलिए आपकी राजनीति है, बिहार में चुनाव है, प्रधानमंत्री बिहार चले गए, सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, तो क्या ये माना जाए कि सर्वदलीय बैठक में नहीं आने का मतलब है कि एचएमओ और पीएमओ में कुछ दरार है? क्या ये मतलब है? और वो दरार क्या इस पूरी घटना के पीछे तो नहीं है? अच्छा, अब हम आते हैं इस पे। इन्होंने कहा कि हमने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए हैं। अभी आप यूट्यूब प्रीमियम पे जाइए, आप सारे पाकिस्तानी चैनल देख सकते हैं जिनको ये लोग कह रहे हैं कि बैन कर, सारे आप देख सकते हैं यूट्यूब प्रीमियम पे। मुझे ये जनरल का नहीं पता, वीपीएन की भी जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब प्रीमियम पे देख सकते हैं। पाकिस्तानी चैनल में मैं आपको सीधे बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं। जो वो दो बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग है, फॉल्स फ्लैग मतलब खुद भारत सरकार ने कराया है और वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रही है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो पीर पंजाल जो पूरी रेंज है उसमें जो माइनिंग का सवाल है, और खासतौर पर जो लिथियम है वहां पर, जो रायसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू में उस लिथियम की माइनिंग को लेकर 2-3 साल से रास्ताकशी चल रही है। ई ऑक्शनिंग उसकी ऑर्डर हुई थी, वो फेल हो गई, उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व है। इनका कहना है एक पाकिस्तान, जबकि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च की है, मुझे इस तरह का कोई फैक्ट उसमें नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तानियों का ये कहना है, एक उनके एनालिस्ट का, कि पीर पंजाल माउंटेन्स में जो पूरी माइनिंग हो रही है, उस माइनिंग से अगर टूरिस्ट ज्यादा आएंगे तो उस माइनिंग पे असर होगा, और इसलिए कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हैं ये कुछ बड़ी कंपनीज और सरकार की मिली भगत है। हालांकि देखिए प्राइवेट कंपनीज वहां पर अभी बहुत नहीं है जो माइनिंग में इन्वॉल्व है, स्पेशली जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या जेमस्टोन्स हैं, क्योंकि पीर पंजाल के अंदर क्या है, अभी तक लिथियम डिस्कवर हुआ, और लिथियम भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लिथियम का भी अभी तक कोई एक्सट्रैक्शन उस तरह से शुरू नहीं हुआ। क्योंकि वायर में देखिए कुछ स्टोरी जरूर पब्लिश हुई थी कि माइनिंग तो दूसरी तरह की, जो मतलब सैंड माइनिंग वगैरह को लेके कुछ पीआई भी पड़ी थी, कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था। तो ये दो बातें पाकिस्तानी कह रहे हैं, लेकिन वो दोनों बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कह रहा है, वो है प्रवीण साहनी। अब प्रवीण साहनी पे क्या रविशंकर प्रसाद कुछ बोले? प्रवीण साहनी ने यह कह दिया कि 11 अक्टूबर 2019, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटी, 11 अक्टूबर 2019 को शी जिनपिंग की सीधे मोदी से मीटिंग होती है चेन्नई में, महाबलीपुरम वो जाते हैं शी जिनपिंग, उसके बाद वो सीधे चेन्नई आते हैं, 11 अक्टूबर 2019। और प्रवीण साहनी कहते हैं, उन्होंने वायर में भी कहा है, फोर्स में भी कहा है, उन्होंने आशुतोष के सत्य हिंदी में भी कहा है, उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग ने मोदी को यह समझाया कि अब भारत पाकिस्तान का मामला बायलैटरल नहीं रह गया, ये ट्रायलैटरल हो गया, इसमें चाइना इन्वॉल्व है। और चाइना का इसमें आप सोचिए कि एक जब आप भारत पाकिस्तान का कोई भी मसला होता है तो उसमें चाइना इन्वॉल्व रहता है, और मतलब आगे से, और इसको आप एक्सेप्ट करिए, हमारे साथ आइए। और दरअसल जो चाइना की कोशिश मुझे जो लग रही है यहाँ पर, हालांकि चाइना देखिए उसने 4000 किलोमीटर जो जमीन हथियाई है, जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं हथियाई, तो चलिए हम किसको माने किसको नहीं माने, लेकिन हम इस चीज को एक ब्रॉडर जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि चाइना की कोशिश ये है कि भारत अभी जो दो कोने में दुनिया बटी है, अमेरिका इजराइल के साथ ना जाके वो चाइना रशिया ईरान के साथ आए, ब्रॉडली ये कोशिश। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी बार्गेन भी कर सकते थे शी जिनपिंग से, ठीक है हम तुम्हारे साथ आए, लेकिन तुम जो लद्दाख में कर रहे हो या जो वो नहीं होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो बातें नहीं हुई, ये प्रवीण साहनी का कहना है। उसके बाद अभी देखिए चाइना की पूरी पोजीशन उसी तरह की है जैसे प्रवीण साहनी कह रहे थे। उन्होंने कहा कि पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के वो ऑल वेदर फ्रेंड है। ऑल वेदर मतलब सारे मौसम में, मौसम खराब मौसम अच्छा, वो उनके फ्रेंड है। तो उनकी बात सुन लीजिए, ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा 1500 साल का इनका विवाद, जो कि हास्यास्पद है। 1339 में इस्लाम कश्मीर में आया, और उसके बाद देखिए तो वहां की लोकल डायनेस्टी रही, फिर मुगल आए, उसके बाद सिख रूल था 1819 से 1846 तक सिख रूल था। उसके बाद ये गुलाब सिंह को कश्मीर 75,000 नानक शाही रुपीज में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाब सिंह को कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बेच दिए, और उसके बाद से वो राजा है। अब यहाँ पर देखिए बात है कि ट्रंप को हिस्ट्री का तो सेंस नहीं, वो तो एक अलग बात,
लेकिन ट्रंप ने ये क्यों कहा कि वो खुद को सुलझा ले? क्योंकि ट्रंप ये देख रहा है, ट्रंप की जो बाइडेन की नहीं, ट्रंप ये देख रहा है कि दुनिया में दो तीन सुपर पावर रहे, अमेरिका रहे, चाइना रहे, रशिया रहे, ईरान हो सकता है, और ये सुपर पावर जो है वो अपने अपने रीजन को संभाले। उसके दिमाग में है कि इस रीजन को चाइना संभाल रहा है, इसलिए उसने कहा, और ये पहचान ही नहीं कहा ये बात, उन्होंने इंटरप्रेट किया कि ये ट्रंप का जो ये कहना, उसने इसी सोच के साथ कहा, वो चाइना का एक तरह से इन्फ्लुएंस है, तो हम लोग यहाँ आ गए, हम लोग चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गए। हमसे तो कहा जा रहा था कि हम अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, हम स्वतंत्र हैं और हम उनसे भी डील करेंगे, इनसे भी डील करेंगे, लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी बदली हुई है और क्या स्टेटस हो गई है, इस घटना ने ये भी एक्सपोज किया है। देखिए जी। एक खबर ही में बिल्कुल। नहीं, जाहिर सी बात है। अमरीश जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ, थोड़ी सी आवाज की आपकी दिक्कत हो रही थी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। लेकिन ये जो आपने सवाल उठाया, जाहिर सी बात है, ये वाजिब सवाल है और ये सवाल यही उठ रहा है कि जब आप एक देश अगर वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, जो लगातार जिस तरह के ऑप्टिक्स जो है वो तय किए जा रहे हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है, तो सवाल ये उठ रहा है कि आप क्या अकेले तो आप नहीं जाते, आप दुनिया के कोई भी देश देखिए जो जंग के मुहाने पे खड़े हो या जंग जिन्होंने की हो, वो जाहिर सी बात है उन्हें दूसरे देशों का साथ चाहिए होता है, स्ट्रैटेजिकली, डिप्लोमेटिकली, दूसरे तरीकों के लिए आप एक अकेले तौर पर नहीं कर सकते हो। सवाल ये है कि आखिर हमारा देश जो है और हमारी सरकार जो है वो आखिर क्या करने आगे जा रही है। लेकिन सवाल पे ये भी उठ रहा है सिद्धार्थ जी कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाने की बात जो है वो विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से की गई है। ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनको लेटर लिखा गया है और ये कहा गया है कि भाई आप जो है वो सरकार पर प्रेशर बनाइए कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाए, जैसे आज विधानसभा का स्पेशल सत्र जम्मू कश्मीर में बुलाया गया और वहां पर बहुत शानदार बातें यहाँ पर उमर अब्दुल्ला कहते हुए नजर आए। सरकार इससे भी बचती हुई क्यों नजर आ रही है? आप कांग्रेस को तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान परस्त बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जवाब आपको कुछ और देने हैं। जवाब आपको ये देना है कि किसकी जिम्मेदारी आपने तय की, कौन है जिम्मेदार, किसके आप इस्तीफे लेने जा रहे हैं, आगे आप क्या करने जा रहे हैं, आगे ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये सब कुछ आपको बताना था। लेकिन आप पैटी पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाने की अगर बात की जा रही है तो उसमें गुरेज क्यों है, इस पर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? अरे आप बुला लीजिए, आप जवाब दीजिए फिर सवालों का और उसके साथ साथ एकजुटता का मैसेज दुनिया को भी दीजिए। जी, मेरे ख्याल से निकट भविष्य में इस तरह का दबाव तो बन जाएगा कि इनको संसद ज्वाइंट जिसे कहते हैं, जो आप कह रहे हैं कि एक विशेष संसद का सत्र तो बुलाया ही जाएगा, क्योंकि और कुछ नहीं तो पूरा देश ये चाहता तो है कि पहलगाम में जो हुआ उन शहीदों को हम कम से कम ढंग की श्रद्धांजलि दें। मैं भी जिसको वोट दिया हूं, मैं नहीं दे सकता, तो जिसको मैंने वोट दिया मेरा प्रतिनिधि है, वो तो कहीं भारत के सर्वोच्च स्तर पर जाके संसद में बैठ के मेरी तरफ से पहलगाम में जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दे। लेकिन मुख्य बात वो नहीं है। कल मेरे ख्याल से हम लोगों ने कल ध्यान से अगर सुना होगा तो भारत के प्रधान जी ने कल मन की बात में एक बात कही और उन्होंने मेरे ख्याल से ठीक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं। ये प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था। मतलब प्रधान जी ये कह रहे हैं कि 140 में से 14 को कपड़ों से पहचानने का आइडिया अब आप रद्दी में फेंक दो, और ये आइडिया बिल्कुल दुरुस्त है, भले देर से आया हो। वो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से राष्ट्रवादी सरकार के बावजूद, धारा 370 के बावजूद, बालाकोट हमलों के बावजूद पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को पनाह दे रहा है। मतलब पाकिस्तान बड़ा ढीठ है। इन सब बातों को मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत के प्रधानमंत्री जी कल मन की बात में कह रहे थे। अब प्रधान जी ने यह भी कहा कि पीड़ितों को बराबर न्याय मिलेगा और यह भी कहा कि वर्तमान समय युद्ध का नहीं बुद्ध का काल है। वो यूक्रेन रशिया युद्ध में इन्होंने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि यह युद्ध का नहीं बुद्ध का काल है। अब सवाल ये उठता है कि जब तक प्रधान जी खुद ही बुद्ध को छोड़ के युद्ध का रास्ता नहीं अपनाते, तब तक तो युद्ध की नहीं, हमको बुद्धिमानी की बात करनी है। मतलब यह कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का आपको कोई नायाब रास्ता खोजना पड़ेगा। बैट्समैन अगर एलबीडब्ल्यू आउट नहीं हो रहा है तो उसको रन आउट करने का कोशिश करो। तो प्रधान जी के माय डियर फ्रेंड डोलाल्ड जी ने भी तो कह दिया है कि भारत इस विषय को सुलझाने में खुद ही काबिल है, तो अमेरिका का भी पूरा समर्थन भारत को हासिल है।
भाजपा के ही सांसद रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि भारत को बलूचिस्तान का खुल के समर्थन कर देना चाहिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी जी ने भी यही कहा है, क्योंकि बलूचिस्तान स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहा है। 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश सेना जीत युद्ध से पहले ही घोषित कर दिया था कि हम बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देते हैं। भारत के पास ये नजीर भी है, एक फिलिस्तीन नाम का देश है, आज तक उसके पास बेचारे के पास अपनी जमीन नहीं है, अपनी राजधानी नहीं है, इजराइल कब्जा किए हुए है, फिर भी भारत उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे रहा है। तो समय आ गया है कि भारत सरकार खुल के बलूचिस्तान को अलग राज्य का दर्जा देके पाकिस्तान को ये बता दे कि 1971 की तरह भारत पाकिस्तान का फिर से एक टुकड़ा करने की कुवत रखता है। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार के पास कई और रास्ते हैं जिससे कि वो पाकिस्तान को और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कूटनैतिक दबाव में ला सकता है। जनता यही चाह रही है कि आप इधर उधर की बातें कीजिए, रविशंकर प्रसाद जी कांग्रेस को गरियाए, कांग्रेस रविशंकर प्रसाद जी को गरियाए, लेकिन इससे ये नहीं दिख रहा है कि पहलगाम में जो हमारे नागरिक शहीद हुए थे उनके लिए कोई न्याय होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। उनके लिए न्याय होता हुआ तब दिखेगा कि या तो आप आतंकियों को खत्म कीजिए, या तो आतंक के आकाओं की शिनाख्त कीजिए, या तो आतंक जहां से पनप रहा है उसकी आप कमर तोड़िए। क्योंकि हमें पता है 2009/11 जब हुआ था, 2001 में जब अमेरिका के न्यूयॉर्क पर हमला हुआ था, तो पूरी दुनिया की सहानुभूति अमेरिका के साथ आई थी। लेकिन अगले कुछ महीनों में अमेरिका ने कुछ हफ्तों में ये प्रमाणित कर दिया कि ये मेरे यहाँ जो आतंकवादी हमले हुए वो कहां से हुए, और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय समर्थन के साथ उसने अफगानिस्तान में जो तालिबान थे उनके ऊपर बमबारी की, हम सबको पता है। तो भारत के साथ पहलगाम में जो घटना घटी उसके चलते दुनिया भर की सहानुभूति तो भारत के साथ आज है, लेकिन आपको कोई कदम उठाने के लिए सहानुभूति पर्याप्त नहीं होगी, आपको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहिए होगा। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के मामले में भारत कहां तक आगे बढ़ा, इन्हीं सब बातों को जब आप एक संसदीय सत्र बुलाएंगे तो इन सब बातों को आप जनता के सामने रख सकते हैं, दुनिया के सामने रख सकते हैं, और इस तरह की स्थिति नहीं आएगी जिस तरह से अमरीश जी ने कहा कि कहीं इंडियन एक्सप्रेस को छापना पड़े कि एक तरफ तो भारत सरकार कह रही है कि हमको शिनाख्त नहीं हुई है, दूसरी तरफ भारत सरकार ही कह रही है कि उन आतंकवादियों से 4 बार हमारी मुठभेड़ भी हो गई है। तो ये जो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से, ये खत्म तभी होंगे जब भारत सरकार बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना कोई स्टैंड लेगी। क्योंकि अभी तक जो भारत सरकार ने ऑफिशियल स्टैंड लिया है, भारत सरकार का जब ऑफिशियल स्टैंड है तो या तो अभी तक भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की है, ठीक है। भारत के गृह मंत्री जी के बेटे ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना पैसा जाने से रोका नहीं है। भारत के प्रधान जी मन की बात में कल अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा हो गई है। तो इसका मतलब यह है कि, और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से भारत सरकार को कहा है कि आप जो भी कदम उठाएंगे उसके लिए हमारी सहमति है। तो सवाल ये उठता है कि वो कदम कब उठाया जाएगा और कदम क्या होगा, यही तो इंतजार में है। और इसमें जितनी ज्यादा देरी होगी, जी सिद्धार्थ जी, इसी से जुड़ा सवाल फिर अमरीश जी आपके पास आ रही हूँ कि आप तो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक सरकार ने ये नहीं कहा है, सरकार का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है कि भाई हम वॉर करने जा रहे हैं, ना तो सीधे तौर पर रक्षा मंत्री ने कहा है, ना ही अभी तक गृह मंत्री ने कहा है, और ना ही प्रधानमंत्री ने कहा है। लेकिन उन चैनल्स का क्या जो लगातार एक सत्ता का पक्ष लिए हुए हैं, पिछले 11 साल से उनका गुलाम बन के लगातार काम कर रहे हैं, कश्मीर तक भी इसी इरादे से वो पहुंचे थे, उन्होंने तो पूरे वॉर रूम्स बनाए हुए हैं। वो तो ये बता रहे हैं कि अब गिरा बम और तब गिरा बम और कर दिया निस्त नाबूद और हो गया खत्म और पाकिस्तान का नामो निशान मिट गया, और इसी तरह की बात शायद निशिकांत दुबे भी करते हुए नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ जी 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 देखिए, अगर वही बात है कि मेरा मानना यह है कि भारत अगर पाकिस्तान पर युद्ध करेगा तो या तो भारत के रक्षा मंत्री उसकी सूचना देंगे, या तो गृह मंत्री सूचना देंगे, या भारत के प्रधान जी सूचना देंगे। बाकी न तो दुबे जी दे सकते हैं, न तो बुशरा जी दे सकती हैं, न तो सिद्धार्थ दे सकता है, और न ही अमरीश जी दे सकते हैं, और न हमारे स्क्रीन पे रविशंकर प्रसाद जी हैं, ये दे सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अभी तक हमने ऐसा कोई फोटोग्राफ भी नहीं देखा
जिसमें कि भारत के रक्षा मंत्री किसी वार रूम में बैठे हुए हों, इस तरह का कोई चित्र भारत ने नहीं देखा। भारत में पहलगाम जिस दिन हुआ था उसके तुरंत बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, उसमें भी हमने नहीं देखा कि भारत सरकार सेना का एक भी वर्दीधारी आदमी वहां बैठा हुआ हमने नहीं देखा। तो भारत का रक्षा मंत्रालय अभी तक युद्ध की बात नहीं कर रहा है। दूसरा, गृह मंत्रालय। अब गृह मंत्रालय के जब बेटे ही खुद दुबई में हैं, वो खुद शोएब अख्तर के साथ और शाहिद अफरीदी के साथ अभी तक वो बात कर रहे हैं। उनके पास जो 276 करोड़ रुपया रोकने की क्षमता है वही वो नहीं रोक पा रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने भी तो अभी तक घोषणा नहीं की है। अब बाकी बचा भारत के प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने कल मन की बात में आए थे, उन्होंने कहीं पर भी एक बार भी किसी का नाम नहीं लिया। उल्टा इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का काल है। तो मेरा सवाल यह है कि आप पहले घोषित तो करो टीवी स्टूडियो पर, मतलब क्या करोगे, धूल में लट चलाओगे क्या? तलवार मतलब बैटिंग करने गए हो तो मैच कहाँ है ये तो दिखाओ, किस बॉल पर छक्का मार रहे हो ये तो दिखाओगे, बॉलर का तो पता ही नहीं है। तो इसको हरियाणवी में कहा जाता है धूल में लट चलाना। धूल में लट चलाने से कुछ नहीं होता है, खुद ही आप खुद गंदे हो जाते हैं। तो लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत का हर नागरिक, जैसे ही ये पहलगाम घटना घटी, भारत में हमें पता है कि 100 करोड़ लोग जब वोट करते हैं तो हर आदमी न तो बीजेपी को वोट करता है और न ही हर आदमी बीजेपी के खिलाफ वोट करता है। बीजेपी के वोटर हों या बीजेपी के विरोधी हों, सभी लोगों के मन में एक ही दुख हुआ, सभी लोगों के मन में एक ही दर्द हुआ, जो आपके कार्यक्रम के शुरुआत में अतुल कुलकर्णी जी के मन में दर्द था कि अरे मेरा देश, मेरे देश के एक भाग पर इस तरह की घटना करके मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जब हमें दुख होता है, मेरे अपने के साथ अन्याय होता है, तो मैं न्याय होते हुए देखना चाहता हूं। तो यहाँ पर न्याय न तो टेलीविजन के स्टूडियो में होगा, न तो गोदी मीडिया के एंकरों के बीच में होगा। सवाल है कि जो युद्ध करने का हकदार है, जिसको हमने युद्ध करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, उसने अभी तक घोषणा क्यों नहीं की है? वो तो घोषणा कर दे। डोनाल्ड ट्रंप तक आपके लिए तैयार है, कह रहे हैं कि आपको जो करना है कर लो, ये आपका अपना मामला है। भारत में 1971 में इससे पहले इसी तरह का काम किया हुआ है। उसने बांग्लादेश को युद्ध में हराने से पहले पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। तो भारत भी बलूचिस्तान को मान्यता देने में किसने रोक के रखा है? भारत को किसी ने रोका नहीं है ना बलूचिस्तान को मान्यता देने में। तो मेरे ख्याल से ये समय आ गया है कि जिस तरह से इसीलिए सभी सर्वदलीय बैठक का जो निर्णय था कि सरकार इसमें जो भी कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे, इसका मतलब ही था कि सरकार कोई कदम तो उठाए। अभी हमको यही सवाल सरकार से करना है कि हमारा जब समर्थन आपको प्राप्त है तो आप कदम कब उठा रहे हैं और क्या कदम उठा रहे हैं? कदम उठाते हुए अभी तक तो कोई कदम उठते हुए नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, अभी तक तो कोई कदम उठते हुए नहीं दिख रहा है और यही चिंता का विषय भी है अमरीश जी। और इसीलिए विपक्ष सवाल ये पूछ रहा है कि आपने ये तो कह दिया कि सिंधु वाटर ट्रीटी जिसकी अब कलई जो है वो खुल रही है, अभी मुक्तेश्वरानंद जो है उन्होंने ही बोल दिया कि उसका पानी रोकने के लिए आपको पूरे 20 साल लगेंगे, डैम बनाएंगे आप, ये सब कुछ करेंगे। तो असल में जो आपने कदम उठाए भी हैं वो कितने कारगर हैं इस आतंकवाद को रोकने के लिए, ये सवाल उठ रहा है। आपने यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया, लेकिन वही पाकिस्तानी पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो तमाम दिन रात मीडिया चैनल्स पर बैठे हुए हैं। वो वहां पर बैठकर अपनी एक तरफा बात जो है वो कहकर जा रहे हैं। वो यहाँ पर बैठकर भारत को लेक्चर करते हुए नजर आ रहे हैं और उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सबसे पहले तो आप इन मीडिया चैनल्स को आपको कहना चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हो रही है आपकी इन लोगों को बिठाने की। अगर आप पूरे का पूरा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो एक तरह का जो एक नेगेटिव, ऑब्वियसली वो अपनी बात रखेगा, वो जिस तरह की बातें रख रहा है उसको आप बैन कर रहे हैं, तो इन लोगों पर भी तो बैन लगाने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आगे क्या वाकई में लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान आगे युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? इसके कोई भी आसार आपको लग रहे हैं? और खास तौर पर इस लाइट में कि चीन और अमेरिका ने क्या कुछ कहा है उसके बाद? देखिए बुशरा जी, बात यहाँ पर यही है, मैं फिर उस पे आऊंगा। प्रवीण साहनी ने यह कहा कि भारत पाक से युद्ध कर ही नहीं सकता है, मतलब उसकी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध अगर होता है, चाइना को सीधे हस्तक्षेप करने की जरूरत भी नहीं है। चाइना को केवल अपना जो साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है
अगर वो चाइना एक्टिवेट कर दे, उन्होंने यहां तक कह दिया कि एटीएस सिग्नल्स वो जैम कर सकते हैं इंडिया के, वो हवाई जहाज उड़ेंगे ही नहीं। बहुत सारी उन्होंने डिटेल में बातें बताई हैं कि इस तरीके से, और जो पहले तो हम लोग जानते थे लेकिन उन्होंने आर्टिकुलेट की तो उनका ये मानना है कि भारत पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता है। दूसरी बात, पाकिस्तान को मैंने कभी इतना एग्रेसिव पहले नहीं देखा, और पाकिस्तान में छोटी छोटी पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिनका नाम तक किसी को नहीं पता, कोई कभी इलेक्शन में लड़ी ही नहीं है या जीती नहीं है, भारत को धमका रही है। इतनी एग्रेशन और ये पूरा जो माहौल है। अच्छा, ट्रंप ने तो ऐसा पल्ला झाड़ा है, ये पता नहीं कौन कह रहा है कि अमेरिका भारत के साथ है और युद्ध के साथ है, ये कतई नहीं है। ऐसा कोई भी अपने दिमाग से जो खमख्याली है वो हटा दीजिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ट्रंप ने सीधे कह दिया, और ट्रंप का इशारा यही है कि मिल बैठ के सुलझा लो, वरना चाइना है वो उसके साथ सुलझा लो। और चाइना की पोजीशन क्लियर है, चाइना ने तो यहां तक कह दिया कि इम्पार्शियल प्रोब करो। अब इम्पार्शियल प्रोब इंडिया करे, पहले वो अपने यहां तो इम्पार्शियल प्रोब करे कि जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थी बैसरान में 22 अप्रैल को, पहले तो ये इसकी जांच हो, फिर इसकी जांच होगी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था कि नहीं। और पाकिस्तान ने भी कहा है कि इम्पार्शियल प्रोब करो। चीजें तो उस दिशा में बढ़ रही हैं, प्रोब के यहाँ मतलब प्रोब की तरफ बढ़ रही हैं। और आप एक यहाँ पर हिस्टीरिया देखिए, पहले जब वॉर हिस्टीरिया भारतीय सरकार फैलाती थी उनमें कुछ सीरियसनेस भी दिखती थी। ये पहला वॉर हिस्टीरिया मैं देख रहा हूं जो भारत सरकार फैलाने की कोशिश कर रही है, जो फार्सिकल हो गया, जो पहले ही एक मजाक बन गया, और जिसको अब आप छोड़ दीजिए, मतलब नेहा ठाकुर भोजपुरी वो चैलेंज कर रही हैं। उसके बाद बहुत सारे कॉमन लोग, महिलाएं और इस तरह की, वो उनके वक्तव्य आ रहे हैं, बिल्कुल अननोन लोग, वो बोल रहे हैं मतलब खुल के। तो सवाल ये है कि क्या ये गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन हो गया है? मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ। युद्ध की बात तो बहुत दूर है, एक सरकार जो अपने देश को यूनाइट नहीं कर पा रही है, जिसका ब्रेकडाउन जैसा हो रहा है, वो युद्ध कैसे करेगी? वो किसी भी तरह के सबक पाकिस्तान को कैसे सिखाएगी? ये बड़ा सवाल है कुछ। जी जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात है कि ये जाहिर सी बात है, ये वो सवाल है जो उठने लाजमी है। लेकिन हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं, क्योंकि आपने नेहा सिंह राठौर का भी जिक्र किया कि जो सवाल पूछ रहा है उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि एक तरह से बताने की कोशिश की जा रही है कि आप ऐसे वक्त में सवाल नहीं पूछ सकते। और वैसे भी इन 11 सालों में हमने ये देखा ही है कि आप अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं तो कह दिया जाता है जैसे कि आप देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर आप एक पार्टी से सवाल पूछते हैं तो ये बता दिया जाता है कि आप देश को से एक तरह से सवाल वो पूछ रहे हैं। तो जब इस तरह की स्थितियां आ जाएं और ऐसे वक्त में जब एक देश एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो ये कह दिया जाए कि बस आप एक अंधा होकर, आप बहरे होकर, गूंगे होकर बस आप बैठे रहिए, इंतजार करते रहिए कि सरकार क्या करेगी। लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा फर्ज है, एक पत्रकार होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते भी। और ये पूछा जाएगा कि इन बेकसूर लोगों की जो जानें गई हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, ये जवाब देना होगा। और जिम्मेदारी तय करके ये भी बताना होगा कि आगे आपने इसको लेकर क्या कार्रवाई की और क्या आप करने जा रहे हैं। ये सवाल जस के तस बने रहेंगे जब तक इनका जवाब नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका, अमरीश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।